नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार की ज़रूरत होती है और सिर्फ दाल या रोटी में हमें पूरा पोषण नहीं मिलता। इसके लिए हमें सब्जी और फल भी ज़रूरी हैं। इन्हीं फल और सब्जी को उगाने के विज्ञान को उद्यान विज्ञान या उद्यानिकी या हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमारा विषय है ग्रीष्म काल में उद्यानिकी फसल उत्पादन एवं सिंचाई प्रबंधन। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से हैं। तो सर, सबसे पहले कार्यक्रम में हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि उद्यानिकी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन में कौन कौन से उद्यानिकी फसलें आती हैं, तो उद्यानिकी फसलों की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत फलों की खेती की बात आती है, इसके अंदर सब्जियों की खेती होती है, इसके अंदर मसालों की खेती होती है, साथ ही साथ इसके अंदर हम फूलों की खेती भी करते हैं और कुछ औषधीय एवं सुगंधित पौधे होते हैं जो भी उद्यानिकी फसल के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से अपन देखें तो जो फसल के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसकी खेती किसान भाई करते हैं। जी, तो सर अब हमें ये बताइए कि जो ग्रीष्म मौसम है उसकी क्या विशेषताएं हैं और हमारे किसान भाई इस मौसम में किस तरह की फसलें उगा सकते हैं। देखिए, ग्रीष्मकाल का जो अभी ग्रीष्मकाल या जायद की अगर हम बात करते हैं, जायद ऋतु की बात करते हैं, तो इसकी विशेषता जो होती है, इस समय दिन लंबे होने लगे हैं। आप देखेंगे कि सर्दियां जाने वाली हैं और दिन लंबे हो रहे हैं, सूर्य का प्रकाश तेजी से होगा, पानी की कमी होती जाएगी, पानी का जल स्तर है वो नीचे जाता जाएगा। इसी के साथ साथ थोड़ी सी गर्म हवाएं भी चलेंगी, तो मौसम में ऋतु में परिवर्तन हो रहा है। और ऋतु में परिवर्तन के साथ साथ प्रकृति में कुछ दूसरी फसलें हैं, दूसरी सब्जियां हैं, दूसरे फल है जो इस सीजन में लगाए जाते हैं। और इसमें हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसी फसलें लगाएं जिनकी जड़ें जो है गहरी जड़ें जाएं, जो जमीन के नीचे, क्योंकि जल स्तर नीचे हो जाएगा, वहां से पानी ले। ऐसी फसलें जिनको ज्यादा सूरज की आवश्यकता होती है, जो ज्यादा तापमान में अच्छा उत्पादन देते हैं। तो इस ऋतु की जो विशेषता होती है वह यही होती है कि ज़्यादा तापमान हो जाता है, नमी कम हो जाती है वातावरण में, जल स्तर कम हो जाता है, तो उस हिसाब से फसलों का चयन करना पड़ता है। जैसा कि आपने बोला, हाँ उस हिसाब से करना चाहिए। और फसलों की जैसे आपने बात करी, तो इसमें हम जो फसल है, विशेषकर इसमें सब्जी वाली फसलें आती है, सब्जी वाली फसलें आती है। और सब्जी में भी सबसे ज़्यादा प्रमुख जो योगदान होता है जो इस मौसम में लगाते हैं, वो बेल वाली सब्जियां होती हैं। बेल वाली सब्जियां जो कि कद्दू वर्गीय आती है, जिसमें कद्दू, लौकी, गिलकी, करेला, तोरई, टिंडा, ये इस समय रहती है। इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बड़े रसीले फल भी इस समय आते हैं, चाहे तरबूज की बात करते हैं, खरबूज की बात करते हैं, खीरे की बात करते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा रहता है, गर्मी होती है और ज़्यादा पानी वाली सब्जियां डॉक्टर भी कहते हैं कि इस समय लेना है, इस तरह की। तो इस समय ये आती। इसके साथ साथ एक और बड़ी लोकप्रिय सब्जी है जो इस समय लगाई जा सकती है, वो होती है भिंडी। तो इस प्रकार से कई सारी सब्जियां इस समय लगाई जाती हैं। सीधे सीधे फल तो नहीं होते, लेकिन तरबूज, खरबूज उस श्रेणी में रख सकते हैं, वो भी आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फल भी होते हैं जो इस समय बाजार में आ रहे हैं, जैसे नींबू हुआ, आम की शुरुआत होने वाली है। तो सर, इसके साथ अब आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि उद्यानिकी फसलों के पौधों की तैयारी वो किस तरह करें। अरे, ये बहुत ही जरूरी है कि पौधे अच्छे होंगे तो ही उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो चूंकि इस समय अगर हम सब्जियों की बात करें तो ये बीज से लगाए जाते हैं, और बीज से जो चीज भी तैयार की जाती है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि बीज अच्छी किस्म का हो। आजकल संकर किस्म के बीज या हाइब्रिड किस्म के बीज और उन्नतशील दोनों तरह के बीज बाजार में उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले एक आप अच्छी जगह से बीज ले। हो सकता है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बीज ले सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय के उद्यानिकी विभाग के माध्यम से, या प्रमाणित बीज ले, अच्छी कंपनियों के बीज लें। अब चूंकि बीज इस समय देखेंगे, बीज की कीमत बहुत ज्यादा हो गई आज के समय में, तो पौधा तैयार ऐसा करना, ऐसी विधि से करना है जिसमें 100% अंकुरण हो। यानी अगर हम 100 बीज डाल रहे तो 95 से 100 बीज उगे, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, तो इस बात का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो हमने बीज दिया है, सबसे पहले बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के लिए फफूंदनाशी का प्रयोग किया जाता है।
फफूंदनाशी में कार्बनडाजिम का उपयोग करें या फिर जैविक फफूंदनाशी के रूप में ट्राइकोडर्मा वेडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपने बीज को उपचारित कर लिया, अब जमीन में बीज को बोने की अपेक्षा आजकल प्रो ट्रे आती हैं, पॉलीथीन के बैग आते हैं, या फिर जमीन में उठी हुई क्यारियां बनाकर बीज को बोना चाहिए। बीज को मतलब इस तरह से आप जी ये बताना चाह रहे हैं कि किसान भाई उनका खेत किस तरह तैयार करें? हाँ, यानी बीज के लिए पहले नर्सरी तैयार करने की अपन बात कर रहे हैं। तो इस तरह से एक एक बीज को जो हमने पॉलीथीन में अगर तैयार कर रहे हैं, प्रो ट्रे में तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अपन को ध्यान रखना है कि मिट्टी के साथ साथ उसमें अंकुरण प्रॉपर हो। इसके लिए रेत भी मिला दें या फिर मृदा रहित होता है आजकल मिश्रण आने लगा है पॉलीथीन में भरने के लिए, जिसमें नारियल का चूरा जिसे कोकोपीट बोलते हैं, कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, परलाइट या फिर वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, इनको मिलाकर इसमें बीज को बोना चाहिए। और बीज को बोने के लिए, बोने के बाद आप इसको ठंडी जगह पे रख दें। ज्यादा यानी धूप नहीं होनी चाहिए, यानी तेज धूप ना आए। मतलब या आजकल भाइयों को इस बात हाँ, का इस बात का बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो बीज बोया और अगर धूप में रख दिया तो उसमें अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो ये है ना, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पौधे तैयार होंगे, इस बात को ध्यान में हमको रखना है जी। तो सर इसके अलावा आप ये बताइए कि इनका जो उर्वरक है या खाद प्रबंधन है वो हमारे किसान भाई किस तरह करें? देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे अपना बीज का हमने बीज तैयार कर लिया, पौधे तैयार कर लिए, अब इसके बाद उर्वरक को देने से पहले अपन बढ़िया से खेत को तैयार कर ले। खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए, जमीन भुरभुरी होनी चाहिए। और इसको क्या होता है, इसको हमें ना कतार में बोते हैं हम। इसके बीज क्योंकि हमने नर्सरी में पहले तैयार कर लिए हैं, अगर आप नर्सरी में पौधों को तैयार नहीं करते हैं और सीधे खेत में बोना चाहते हैं तो इसके लिए अपन को ध्यान रखना है कि अपन पूरा खेत को भुरभुरा कर लिया, समतल कर लिया। इसके बाद इसमें है ना 2-2 मीटर की दूरी पर कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए 2-2 मीटर की दूरी पर लंबी लंबी क्यारियां बना दी और एक क्यारी एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 1.5 से 2 मीटर का अंतर रखा। और उसमें अगर सीधे बो रहे हैं तो 2 से 3 बीज एक गड्ढे में, यानी अपन ने लगभग आधा मीटर चौड़ा, लंबा और गहरा गड्ढा कर लिया, उसमें 3 बीज अपन ने डाल दिए और उसके बाद अपन को इसमें अपन फसल को उगाएंगे। अगर आप सीधे पौधे जो पहले से तैयार किए उसको लगा रहे हैं तो पॉलीथीन में एक एक पौधा ही आपको लगाना है। लेकिन अगर जैसे भिंडी की बात कर रहे हैं तो उसको आप सीड ड्रिल के माध्यम से भी बो सकते हैं। आजकल डिबलर आते हैं जिसमें कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी निश्चित होती है, तो उसमें से भी 2 से 3 फीट का अंतर कतार से कतार में और पौधे से पौधे के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतर रखना चाहिए। जैसा आपने उर्वरक की बात की, तो उर्वरक और खाद और उर्वरक को जब खेत को हम तैयार करते हैं तो तैयार करते समय गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, किसान भाई बिल्कुल ध्यान रखिए कि सड़ी हुई गोबर की खाद है 200 से लेकर 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। और सामान्यतः जितने भी हमारी जो फसलें होती हैं, कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, इनमें लगभग 100 क्विंटल नत्रजन, 100 किलो नत्रजन, 50 किलो स्फुर और 50 किलो पोटाश दिया जाता है। और खेत तैयार करते समय जब हम गोबर की खाद देते हैं उसी समय पोटाश और स्फुर दे देते हैं और नत्रजन की मात्रा 3 बार देते हैं। जब पौधा हमारा 2 से 3 फीट हो जाता है, जब 1/3 मात्रा दे देते हैं, जब फूल आने लगते हैं तो 1/3 मात्रा देते हैं और जब फल बनने लगते हैं तो 1/3 मात्रा देते हैं। लेकिन यदि हम लोग आधुनिक विधि से खेती कर रहे हैं तो टपक सिंचाई के माध्यम से जब देते तो उसमें वेंचुरी के माध्यम से घुलनशील उर्वरक ही पौधों को दिया जाता है। जी, ये तो हो गई सर खाद्य प्रबंधन की जानकारी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि किसान भाइयों को पौधों से या फसलों से जुड़ी जो समस्याएं, जैसे कि उनमें किस तरह के रोग आते हैं या किस तरह के कीट पाए जाते हैं, या मतलब हमारे किसान भाई कई बार ये बात नहीं समझ पाते हैं और उनकी फसल हाँ बिल्कुल आपने सही बोला कि यानी किसान अच्छा बीज तैयार कर लेता है, खेत में खाद भी दे देता है, लेकिन उसके बाद उसे उत्पादन नहीं मिल पाता है, तो कई सारी बीमारियां और कीड़े तो आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहले अगर अपन रोग की बात करते हैं तो जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, गिलकी, लौकी, करेला, टिंडा, इसके बाद जो हमने तरबूज खरबूज की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के रोग दिखाई देते हैं। एक होता है वायरस जनित रोग जिसमें मोज़ेक होता है, जिसमें पत्तियां जो होती हैं, जब पौधा शुरुआती अवस्था में होता है तो पत्तियां मुड़ने लगती हैं। पत्तियों में इसमें क्या होता है, फूल और फल नहीं आता है। मोज़ेक अगर मोज़ेक आता है तो इसमें फूल और फल नहीं आता है, ये वायरस जनित होता है और इसको सफ़ेद मक्खी जो होती है, रस चूसक कीट होते हैं, उसके कारण से इसका प्रसार होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी फसल में अगर मोज़ेक या वायरस जनित रोग लग रहा है तो इसको
ऐसे जो पौधे शुरुआती अवस्था में दिख रहे हैं तो उनको खेत से अलग कर दें, जिससे दूसरे पौधों में बीमारी ना पहुंचे। जैसे हम देखते हैं ना आइसोलेशन की बात जी, होती जी, है, बिल्कुल। तो सबसे पहले आइसोलेट कर दें, यानी जो हाँ, बीमार जो पौधा है उसे बीमार है हटा उसको, दें, बिल्कुल, जिससे उसको अलग दूसरों कर को दें। रोग ना फैले। आज जी। के समय में हम देख रहे हैं देख कि ही हम रहे हैं, लोगों को भी बिल्कुल। ये सब चीजों का हाँ, ध्यान रखना पड़ता मनुष्यों है। को भी अलग कर दिया जी जी, जाता है, जी। तो पहले आइसोलेट कर दें, उस पौधे को हटा दें, फिर उसके बाद जो प्रसार कर रहा है जो कीट है उसके लिए कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथॉक्सान, इस जी। तरह के सिस्टमिक कीटनाशक का प्रयोग करके कीट को नियंत्रण करें, जिससे रोग नहीं फैलेगा। दूसरा रोग होता है फफूंद जनित या कवक जनित, जिसमें जी। पाउडरी मिल्ड्यू या भभूतिया कहलाते हैं। इसमें पत्तियों के ऊपर सफेद रंग का पाउडर सा दिखाई देता है। अच्छा। इसको ध्यान में रखना, ये फफूंद जनित है और इसके लिए जो घुलनशील सल्फर होता है उसका प्रयोग करके इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा रोग इसमें होता है डाउनी मिल्ड्यू होता है। इसमें देखेंगे कि पत्तियों के नीचे एक संरचना सी पैदा हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पत्तियों पे धब्बे आ जाते हैं, सूखने लगते हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है। तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए भी बहुत सारे फफूंदनाशक हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रोग हो गए। और कीटों की बात करें जिसकी समस्या शुरू से ही किसानों को आती है, जैसे ही पौधों को हम देखते हैं कि जैसे ही पौधा लगता है तो उस समय कद्दू का लाल कीड़ा होता है। जैसे ही पौधा खेत में होता है, 2-4 पत्तियां होती है, उस समय पत्तियों को खाने लगता है, तो कद्दू का लाल कीड़ा रहता है। और जब फल लगने की अवस्था आती है तो इसमें एक फल मक्खी होती है जिसका प्रकोप ज्यादा होता है। किसान भाई देखते हैं कि जैसे ही छोटा फल होता है तो वो मक्खी डंक मारकर अपने अंडा उसके अंदर दे देती है, और जब बड़ा फल होता है तो फल मुड़ने लगता है, उसमें गोंद जैसी निकली हुई दिखाई देती, फल टेढ़ा हो जाता है। तो ये भी एक समस्या होती है। तो जो कद्दू का लाल कीड़ा होता है उसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फल मक्खी विशेषकर करेला, लौकी, गिलकी, तोरई में जो आती है उसके लिए प्रपंच आते हैं। अच्छा। जैविक प्रपंच होते हैं। जगह जगह पर हम खेत में मिथाइल यूजिनॉल के ट्रैप को लटका सकते हैं, प्रपंच को लटका सकते हैं, जिसमें नर कीट इसके ऊपर आकर्षित होकर वहां पर फंस जाता है और खेत में इसका प्रकोप इसमें देखा जाता है कम होता है। अब भिंडी की बात अगर हम करते हैं तो भिंडी में आप देखेंगे कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो येलो वेन मोज़ेक जो होता है, विषाणु रोग होता है, उसको हमको ध्यान में रखना है। तो कद्दू में जैसे हमने वायरस जनित रोग की बात करी थी, उसी तरह से पहले तो पौधों को निकाल देना है और सफ़ेद मक्खी या रस चूसक कीट के नियंत्रण को करना है। इसी तरह से एक इसमें होता है भिंडी, आप देखेंगे बाजार में मुड़ी हुई भिंडी आती है, भिंडी में छेद हो जाता है, तो फल छेदक कीट का इसमें बहुत प्रकोप होता है। अच्छा। तो फल छेदक कीट का अगर प्रकोप दिख रहा है शुरू में तो ऐसे फल को चुन के अलग कर देना है, जिससे इस कीट का प्रकोप अपने खेत में आगे ना हो। और नियंत्रण के लिए इसमें नीम का तेल जैसे जैविक कीटनाशक हैं उनका इसमें प्रयोग हमको करना चाहिए। जी, तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी उद्यानिकी फसलों से जुड़े रोग, कीट और उनके नियंत्रण के बारे में। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो हम लेते हैं और थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। किसान भाइयों कहीं जाइएगा नहीं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों हम फिर हाजिर हैं उद्यानिकी फसलों से जुड़ी समस्याएं, रोग और उनसे चर्चा के लिए।
और अब जो सबसे अहम बात है वो है सिंचाई के बारे में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और प्रायः जल स्तर सभी जगह कम हो जाता है। तो सर ये बताइए कि किसान भाई हमारे सिंचाई प्रबंधन उद्यानिकी फसलों में किस तरह कर सकते हैं? अब देखिए, आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हम गर्मियों और ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पास जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, कुओं में पानी कम हो रहा है, ट्यूबवेल में पानी कम हो रहा है। तो किसानों की ऐसी समस्या रहती है कि हम इस समय सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें। तो चूंकि अपन ग्रीष्मकालीन उद्यानिकी फसलों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं किसानों से यही कहूँगा कि आप बहाव पद्धति से पानी देना बंद करें, क्योंकि इसमें पानी भी अधिक लगता है। दूसरा, फसल को जितना फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसके लिए हमको आधुनिक तकनीक का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। पहली तकनीक ऐसी हो सकती है कि जिसमें हम क्यारी विधि से पानी दें, यानी पूरे खेत में ना दें। जहाँ पर हमने इसकी कतार बनाई है, जहाँ पर हमने पौधे लगाए, उसमें ही सिर्फ पानी दें, जिससे पानी की बचत होगी। दूसरा, इसमें सबसे अच्छा तरीका जो होता है, जितना हमारे पास पानी है, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां, जैसे हमने बताया कि ये 2 से 3 मीटर की दूरी पर लगती हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा कि इसमें हम टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें। टपक सिंचाई पद्धति माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का पार्ट है, जो हम अंग्रेजी में जिसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये इसकी जो आप देखेंगे पूरे खेत में इसकी काले रंग की 16 mm की पाइप को बिछा दिया जाता है, और इसमें एक ड्रिपर होता है। जहाँ पर पौधों लगा होता है, पौधों की जड़ होती है, वहाँ पर ड्रिपर को फिट कर दिया जाता है। इसमें से बूंद बूंद करके पानी नियंत्रित मात्रा में पौधों की जड़ों के पास जाता है। अब चूंकि पानी हमारे पास कम है और हम बहा कर देंगे, तो हम निश्चित रूप से सब्जी की खेती नहीं कर पाएंगे गर्मियों में। तो इससे पानी की लगभग मान के चलिए 60 से 70% तक बचत हो जाती है। जहां पर हमको 10,000 लीटर पानी चाहिए, वहां 2,000 लीटर पानी में काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको टपक सिंचाई पद्धति का अपनाना है, और टपक सिंचाई पद्धति में आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप पानी को नियंत्रित कर सकते हैं। जनरली एक पौधे में एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा कि ऐसे ड्रिपर हमने लगवा दिए जो 1 घंटे में 4 लीटर पानी जिसमें से आता है। तो सिर्फ आधे घंटा हमने, अगर 24 घंटे में आधे घंटे भी अगर हमने ड्रिप लाइन चलाई, तो उससे पूरे खेत में पानी हो जाएगा और 60 से 70% पानी की बचत हो जाएगी। तो आधुनिक सिंचाई विधि का उपयोग करें। इसका सभी प्रकार की ग्रीष्मकालीन सब्जियों में इसका उपयोग हो सकता है। साथ ही साथ जो भिंडी की फसल लगाते हैं, क्योंकि वो भी 2 से 3 फीट की दूरी पर लगाते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अगर फलों की बात करते हैं, तो जो हमारे नए बगीचे जो हमने अभी उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत लगाए थे, चाहे आम के, अमरूद के, संतरा, मौसमी, नींबू, जो भी हमने बगीचे लगाए, तो अभी तक तो हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। अब पानी का जल स्तर कम हो रहा है, तो हम सिंचाई के लिए उसमें भी टपक सिंचाई पद्धति का प्रबंधन कर दें, उसको लगा लें, और साथ में प्लास्टिक मल्चिंग को ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि पौधों की जड़ों के जो पास पानी दे रहे हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, नमी कम होगी, तो भाप बनकर पानी उड़ेगा। साथ ही साथ पत्तियों से भी पानी उड़ता है जो पौधे जमीन से लेते हैं। तो जब हम मल्चिंग कर देंगे, तो जमीन से जो पानी वायुमंडल में जा रहा है वो पानी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन उसी हिसाब से करें। और टपक सिंचाई पद्धति का एक और फायदा होता है, इसमें वेंचुरी होती है, जिसके माध्यम से सीधे खाद भी पौधों की जड़ों के पास जाता है। तो इससे पानी की भी बचत होती है, साथ ही साथ उर्वरकों की भी बचत होती है। जी सर, जो आपने नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी, ये निश्चित तौर पर ही किसानों को लाभ पहुंचाएगी। लेकिन आमतौर पर सर देखा गया है कि जो नई तकनीकें होती हैं उनकी लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या शासन की तरफ से कोई योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए? जी जी, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। जैसे टपक सिंचाई पद्धति की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इसकी सामान्यतः फल, सब्जी, मसाले सभी में ये चीज़ें लगती हैं, तो इसके लिए उद्यानिकी विभाग के माध्यम से हमारे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए 45 से 55% का अनुदान की व्यवस्था है। और इसके लिए क्षेत्र के ग्राम सेवक या कृषि उद्यानिकी विस्तार अधिकारी से संपर्क करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सर, आपने जो उद्यानिकी फसलों से जुड़ी उसके उत्पादन के बारे में जो भी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर ही हमारे किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। और किसान भाई, आज के अंक में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप देखिए खबरें खेती की।
नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है खबरें खेती की में। और आइए शुरुआत करेंगे प्रमुख समाचारों के साथ। विश्व दलहन दिवस, फसल बेचने का पंजीयन, उत्कृष्ट गांव, जैविक खेती को बढ़ावा। और आइए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस के मौके पर भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में पटना से आए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह दलहन ने बताया कि दलहनी फसलें किस तरह मनुष्य और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को दलहनी फसलों में किए गए नए अनुसंधान की भी जानकारी दी। भोपाल स्थित क्षेत्रीय भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना सिंह ने दलहन की नई किस्मों की जानकारी किसान भाइयों को दी। वैज्ञानिकों ने इस अवसर पर दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, जल संरक्षण तथा फसलों की देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। फसल बेचने का पंजीयन, रबी फसलों की कटाई का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान भाई 5 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। सभी किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पिछले साल का पंजीयन इस वर्ष मान्य नहीं होगा। किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं। किसान अपना पंजीकरण डाटा एंट्री के अलावा MP किसान ऐप प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं में भी करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल, चने का 5230 रुपये, मसूर 5500 रुपये और सरसों 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। उत्कृष्ट गांव, केंद्र सरकार ने कृषि उत्कृष्टता केंद्रों के आसपास बने करीब 150 गांवों को इजराइल की तकनीकी सहायता से उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला लिया है। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इजराइल के राजदूत से मुलाकात के दौरान यह घोषणा की। श्री तोमर ने मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में चल रहे 29 उत्कृष्ट केंद्रों के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया है। ये केंद्र सब्जी के 25 मिलियन से अधिक पौधों और 387,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों की उत्पादन कर रहे हैं। ये उत्कृष्ट केंद्र लाखों किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। इस मौके पर इजराइल के राजदूत ने यह भी कहा कि उत्कृष्ट केंद्र दोनों देशों के लिए सहयोग का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने उत्कृष्ट केंद्रों में सुविधाओं को और बढ़ाने की बात कही। जैविक खेती को बढ़ावा, मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक क्षेत्रफल में जैविक खेती की जा रही है। प्रदेश के किसानों का रुझान धीरे धीरे जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य के करीब 16,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। प्रदेश ने पिछले वित्त वर्ष में 2683 करोड़ रुपए मूल्य के जैविक उत्पाद निर्यात किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 99,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जैविक खेती को शामिल किया जाएगा। किसान अब सब्जियों के साथ ही गेहूं, चना, तुअर और मटर जैसी फसलों के लिए भी जैविक खेती अपना रहे हैं। आम जन भी अब रासायनिक खेती की बजाय जैविक खेती से उगाए खाद्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी तक जैविक खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ रहा है और उनकी आय में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आज के अंक में किसान भाइयों, आपने विशेषज्ञ से बात की, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिला होगा। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं का समाधान लेकर। और एक खास बात किसान भाइयों, आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन का पुनः प्रसारण देख सकते हैं रात 11 बजे और सुबह 7:30 बजे। धन्यवाद।